और हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम लोग कोल के बारे में और पार्ट 2 में पेट्रोलियम के बारे में समझेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले कोल को समझने के लिए या फिर पेट्रोलियम को समझने के लिए हम इन दोनों की बेसिक चीज़ों को समझेंगे, जो कि है हम ये आपको पता ही है कि कोल और पेट्रोलियम दोनों ही नेचुरल सब्सटेंस हैं, मतलब ये नेचुरल रिसोर्स हैं। मतलब हमको रिसोर्स क्या है वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि व्हाट इज रिसोर्स ये भी आता है क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं, रिसोर्स और कुछ नहीं है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो मतलब रिसोर्सेज वो सब्सटेंसेस होते हैं या फिर वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि नेचर में या फिर धरती पे हर जगह पाए जाते हैं और इनका कोई मूल्य होता है इंसानों के लिए, मतलब इसका कोई वैल्यू होता है इंसानों के लिए। हाँ, कि 10 ग्राम में इतना इतना 10 ग्राम में इतना 1000 रुपये लगेगा तो इतना गोल्ड आएगा, मतलब ऐसे ऐसे करके कुछ वैल्यू रहता है उस चीज़ का। लकड़ी भी हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। और वो जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें दो तरीके के रिसोर्स होते हैं, एक होता है नेचुरल रिसोर्स, एक होता है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो हम लोग समझ रहे हैं नेचुरल रिसोर्स को। ह्यूमन मेड रिसोर्स को हम अब हायर क्लासेस में समझेंगे और नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोग कोल और पेट्रोलियम समझेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे दो तरीके के होते हैं। वो दो तरीके कौन से होते हैं? तो एक होता है इनएग्जॉस्टिबल और एक होता है एग्जॉस्टिबल। एक होता है हमारा इनएग्जॉस्टिबल, एक होता है एग्जॉस्टिबल। ये यहाँ पे दोनों वर्ड एक ही हैं, बस यहाँ पे इन लग जा रहा है जो कि नेगेटिव सेंस बनाता है किसी भी वर्ड का। अगर ये IN लग जाए तो मतलब ये नेगेटिव सेंस बना रहा है। तो हमको सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, ये इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज या फिर सब्सटेंस कौन से होते हैं। तो इनएग्जॉस्टिबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि नेचर में कभी खत्म नहीं होने वाले और ये अनलिमिटेड पाए जाते हैं, और इंसानों की कितना भी यूज कर ले इंसान, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। मतलब इसका अनलिमिटेड रिसोर्स है। जो अनलिमिटेड सब्सटेंस है नेचर में पाए जाते हैं वो होगा हमारा इनएग्जॉस्टिबल। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर और सनलाइट। ये तीन चीजें जो कि नेचुरल होती हैं, ये तीन चीजें मेन एग्जांपल हैं। तो ये कभी खत्म नहीं होने वाली, ये अनलिमिटेड पाई जाती हैं। सन तो अनलिमिटेड होगा, सॉरी सनलाइट तो अनलिमिटेड होगा ही, क्योंकि सूर्य हमारा अनलिमिटेड सोर्स ऑफ फूड भी है और लाइट भी है। तो सन से ही सनलाइट आता है, इसलिए ये अनलिमिटेड है। वाटर क्या है? वाटर अगर गर्मी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कोई इलाका सूखा पड़ जाएगा, लेकिन कोई इलाका जरूर होगा जो कि बारिश से जूझ रहा होगा, क्योंकि पानी को आगे का वेपराइज होके क्लाउडी में फॉर्म होना है ना, और कुछ तो होगा नहीं, वो स्पेस में थोड़ी ना चले जाएगा उसका वाटर वेपर। तो ऐसा है, इसके लिए सब इनएग्जॉस्टिबल में आएगा, मतलब अनलिमिटेड रिसोर्स है ये। अब है हमारा एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, मतलब ये ऐसे रिसोर्स हैं, आप समझ सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिनका एक लिमिटेशन है, जो कि धरती पे लिमिट में पाई जाती हैं, लेकिन वो भी एक समय खत्म हो जाएंगी इंसान के लगातार यूज में आने के कारण, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम। तो इसका एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है मेरे को, मैंने आपको दे दिया है। तो ये दो तरीके के हमारे रिसोर्सेज होते हैं।
अब मैं आपको बता दूं कि एनर्जी की हमें जरूरत क्यों है। एनर्जी कोई भी एनर्जी हो सकता है, या तो वो कोई नेचुरल एनर्जी होगा या फिर हमारे शरीर में जो एनर्जी है वो हमको क्यों जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, चलने के लिए हमको जरूरत पड़ती है, या फिर हीट प्रोड्यूस करने के लिए, सुनने के लिए, क्योंकि साउंड भी एक एनर्जी का फॉर्म है। और ऊपर से क्रॉप्स जो ग्रो होते हैं वो भी एक एनर्जी के कारण ही होते हैं। तो ये सब के कारण हमको एनर्जी चाहिए रहती है। तो मैं आपको बता दूं, एक तरीके का सब्सटेंस होता है जिसको हम फ्यूल कहते हैं, FULE, फ्यूल। ये क्या है? ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए। हाँ, ये इनएग्जॉस्टेबल भी हो सकता है, एग्जॉस्टेबल भी हो सकता है। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए है, या तो यह हीट के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस करता है या तो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। तो मैं आपको बता दूं, ये जो फ्यूल होते हैं ये भी कुछ प्रकार के होते हैं, और वो हैं सबसे पहला गैस, दूसरा है लिक्विड, और तीसरा है सॉलिड। ये तीन तरीके के हमारे फ्यूल होते हैं। मतलब गैस, हम इसको गैसियस भी लिख सकते हैं, गैसियस फ्यूल, या फिर आप नॉर्मल कहने में आपको ऐसे एक दूसरे के साथ तो आप गैस फ्यूल भी कह सकते हैं, लेकिन गैसियस फ्यूल ही याद रखें। तो एक होता है हमारा गैसियस फ्यूल, एक होता है लिक्विड फ्यूल, और एक होता है सॉलिड फ्यूल। तो इन तीनों के बारे में आपको बता दूं, ये तीनों एक मैटर है। गैसियस फ्यूल मतलब ऐसे फ्यूल जो कि गैस के रूप में होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारा हो गया CNG या फिर LPG। CNG मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और मतलब ये मिनरल्स के द्वारा पाते हैं हम इसे। और LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब ये पेट्रोलियम से पाया जाता है। इसके बारे में भी आपको डिस्कस करूंगा मैं अगले चैप्टर में, क्योंकि पेट्रोलियम से रिलेटेड है। तो और अब हमारा अगला है लिक्विड। लिक्विड में हमारा पेट्रोल होता है। पेट्रोल उन व्हीकल्स में यूज होता है, फिर उन मोटर को चलाने में यूज होता है जो कि लाइट वेटेड होती है। और डीजल को चलाने के लिए डीजल तब यूज होता है जब कोई हैवी मोटर को चलाना होता है। मतलब हैवी मोटर, आजकल की जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें डीजल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये हाई वेटेड इनका मोटर होता है। और अब है हमारा सॉलिड। सॉलिड में मतलब जो सॉलिड फ्यूल होती हैं उनके बारे में। तो इसमें हमारा वुड होगा, क्योंकि वुड को जलाने से हीट एक एनर्जी हमको मिलती है। कोल होगा, चोक होगा, ये एक प्रोडक्ट होता है जो कि कोल को जलाने से मिलता है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो ये फ्यूल के टाइप होते हैं जो कि हमें हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स प्रदान करते हैं। तो मैं आपको अब बता दूं एक और नई चीज के बारे में, कि आपको पता ही होगा, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है, रिसोर्सेज वो चीज, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं जो कि नेचर में अपने आप, मतलब जो भी नेचुरल रिसोर्स होंगी वो नेचर में अपने आप बनती हैं, और अपने आप नहीं मिलती हैं, लेकिन अपने आप बन जाती हैं रॉक्स में, केमिकल या फिर फिजिकल चेंजेस के कारण। तो
ये कोल और पेट्रोलियम भी तो किसी फिजिकल या केमिकल चेंजेस के कारण ही ये फॉर्म हुए होंगे, क्योंकि ये नेचुरल है, इंसानों ने तो बनाया नहीं है। तो इसका जवाब है कि कोल बनता ऐसे है, ये जो कोल और पेट्रोलियम में से कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कि एग्जॉस्टिबल हैं, ये डेड मैटर से ही बनते हैं। अब वो चाहे प्लांट का भी हो सकता है या फिर हम इंसानों का भी हो सकता है या फिर एनिमल्स का हो सकता है। लेकिन जो स्पेशली कोल है वो बनता है वुड के कंप्रेस होने के कारण। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं इन दोनों को लेके चल रहा हूँ। जब डेड मैटर्स सॉइल के अंदर दब जाते हैं या फिर जब प्लांट्स के जो लकड़ियाँ जो होती हैं वो जब ज़मीन में दब जाती हैं, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ये धीरे 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 गलने के कारण ये कोल में कन्वर्ट हो जाती हैं या फिर पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है धरती का, या फिर वो कोई भी फिजिकल केमिकल चेंज के कारण सॉइल में जो हो रहा है उसके कारण कोल या फिर पेट्रोलियम बन सकता है। तो ऐसे तो, और इन सब को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं नेचुरली भी। तो ये ऐसे तो हमारे नॉर्मल एक्सॉस्टिबल रिसोर्सेज बनते हैं, और ये सब ऐसे भी डिपेंड करते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है या फिर हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है। ऐसे भी ये डिपेंड कर सकते हैं कि कैसे कोल बनेगा और कैसे पेट्रोलियम बनेगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पीछे करके भी देख सकते हैं। और यही सब सब्सटेंसेस कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल, मतलब जो ऐसे फ्यूल्स या फिर ऐसे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो कि जमीन के अंदर से खोद के निकाली जाती हैं, उनको हम कहेंगे फॉसिल फ्यूल। अब ये हमारा क्लियर हो गया है कि कोल और पेट्रोलियम को समझने की बेसिक चीजें। अब हम डायरेक्ट कोल पे आते हैं, और ये पार्ट 1 है, तो हम सिर्फ कोल के बारे में समझेंगे। कोल कैसे बनता है उसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। तो क्या ये जो कोल माइंस जो होती हैं, मतलब ऐसे इलाके जहाँ पे कोल काफी अच्छे मात्रा में मिल रहा है, उनको हम माइन कहेंगे और कोल माइन कहेंगे। तो ये सब कोल माइन वहीं पे होती हैं जहाँ पे एक बिलियंस ऑफ ईयर या मिलियंस ऑफ ईयर बहुत ही घना डेंस फॉरेस्ट होता था। उन्हीं सब जगहों में ये कोल माइन मिलती हैं, क्योंकि ये जमीन के अंदर दब जाती हैं, और इसी के कारण और जमीन के अंदर दबने का कारण कुछ भी हो सकता है। या तो ये कारण हो सकता है कि कोई वोल्केनिक इरप्शन के कारण, मतलब कोई वोल्केनो फॉर्म हुआ है तो उसके कारण जो अर्थक्वेक हुआ है वो, या फिर सुनामी, या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर के कारण ये हमारे जो पेड़ पौधे या फिर जो ट्रीज हैं वो जमीन के अंदर दब जाती हैं, और कम से कम कोल को फॉर्म होने के लिए, मतलब कोयले को बनने के लिए 300 मिलियन से ऊपर लग जाते हैं फॉर्म होने में इनको। तो यही लकड़ियां जब धीरे धीरे सॉइल के अंदर जो इन पे हीट हो रहा है या फिर जो इनके ऊपर जो कंप्रेशन हो रहा है सॉइल का, और जमीन के अंदर से जो टेम्परेचर इन पे इफेक्ट कर रहा है या फिर कोई भी फिजिकल चेंजेस के कारण जो इन पे इफेक्ट हो रहा है, उन सब के कारण कोल बनता है। और कोल ऐसे ही नहीं बन जाता। कोल का एक फॉर्म होता है जिसको हम पिट कहते हैं, ये सबसे पहले बनता है। ये का कोल और कुछ भी नहीं, कोयला और कुछ भी नहीं, जो प्लांट्स फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं उनके अंदर जो कार्बन की जो मात्रा होती है वही एक जगह इकट्ठा होके कोल फॉर्म करती है। लेकिन सबसे पहले पिट बनता है, जो कि और कुछ नहीं होता है। कोल का एक फॉर्म होता है जिसमें 30% कार्बन पाया जाता है, और ये इसमें हाईली मॉइस्चर भी पाया जाता है, मतलब ये सॉफ्ट कोल होता है जिसमें 30% कार्बन पाया जाता है। तो
यही जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, इस प्रोसेस को और कुछ भी नहीं कहते, इसको हम और कुछ भी नहीं कहते, हम इसको कहते हैं कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन हम इसे कहते हैं। और यही प्रोसेस में जो फिजिकल केमिकल चेंजेस होते हैं, इसके विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर या फिर प्रेशर कितना पड़ रहा है सॉइल का, या फिर टाइम कितना लग रहा है, इन्हीं सब चीजों को हम कहेंगे कोलिफिकेशन। मैंने जो कहा आपको शायद नहीं समझ में आया होगा। मतलब इस प्रोसेस में जो भी फिजिकल केमिकल चेंजेस मैं आपको कह रहा हूँ, जो कि टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण या फिर टाइम कितना लग रहा है उसके कारण होती हैं, उसको हम कहते हैं कोलिफिकेशन। और या फिर इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस ऑफ कोल। और यहीं से इसको कोल को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, या तो ये जो एरिया होता है जहाँ पे कोल पाया जाता है, उस जमीन को खोद के निकाला जाता है, मतलब काफी गहराई में होता है, जिसको हम शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। और या फिर ये ज्यादा जमीन के गहराई में नहीं होगा, ऊपर ही ऊपर में हमें मिल जाता है कोल, तो उसको हम कहते हैं ओपन माइनिंग। तो ये दो तरीके से कोल हमें मिल सकता है। अब हमने कैसे कोल के बारे में फॉर्म होता है ये सब हम समझ गए हैं, कोल क्या है वो भी समझ गए हैं। और कोल का यूज और कुछ भी नहीं है, ये हीट को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के काम आता है। सॉरी, आप में कुछ चले गया था, तो ये ऐसे होता है। और इलेक्ट्रिसिटी होता आपके यहाँ एनटीपीसी होगा, उसमें एक बार बहुत इस रूम जितना बड़ा जनरेटर में काफी सारा कोल डाल के उसको हीट किया जाता है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है और वो काफी बड़े एरिया को बनाने के लायक होती है। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ कोल क्या होते हैं, मतलब कितने तरीके के कोल होते हैं। कोल वैसे 4 तरीके के होते हैं। उसमें से सबसे पहले मैंने आपको बता चुका है, जो कि है पिट, जो कि हाईली मॉइस्चराइज्ड कोल होता है, जिसमें 30% ऑफ कार्बन पाया जाता है। और इसमें सबसे कम कार्बन पाया जाता है चारों टाइप्स ऑफ कोल के मामले में। अगला है हमारा लिग्नाइट, तीसरा है हमारा बिटूमियस, और सबसे आखिरी है हमारा पिट, लिग्नाइट, बिटूमियस और एंथ्रासाइट। तो मैंने आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये चारों मैंने एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, क्योंकि एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ कोल पाया जाता है। और हाँ, एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि जो वर्ल्ड वाइड कोल रिजर्वेशन सेक्टर जो है, मतलब जो कि कोल से रिलेटेड चीजों को देखती हैं, उन्होंने जो कि और वर्ल्ड को पूरे देखती हैं, तो उन्होंने ये बात कहा है कि अब अगले एक सेंचुरी के बाद हो सकता है कि इस धरती से पूरा कोल खत्म हो सकता है। बस एक सेंचुरी मतलब 100 सालों के अंदर, 110 बोला गया है, लेकिन अगर ह्यूमन कंजप्शन बढ़ता जाए तो ये एक सेंचुरी भी हो सकता है, मतलब 10 साल कम हो सकता है। जबकि बिना कम हो ना तो तब भी हो सकता है, मतलब ऐसे है कि 110 साल में खत्म हो सकता है हमारा कोल पूरी धरती पे। तो मैं यहाँ पे था, पिट में सबसे कम होता है 30%, इसमें से बहुत ज्यादा हाईली मॉइस्चराइज्ड ये कोल होता है और ये स्पंजी भी होता है। इसको ये प्लांट्स के डेट्राइट्स के से बनता है। अब अगला है हमारा लिग्नाइट। लिग्नाइट को हम सबसे लोएस्ट कोल मानते हैं, जबकि इसमें
50 to 70% कार्बन पाया जाता है, लेकिन तब भी हम इसे सबसे लोएस्ट कोल मानते हैं, क्योंकि इसकी जो हीटिंग वैल्यू होती है या फिर इग्निशन टेम्परेचर जहाँ से ये हीट होना शुरू होता है वो बहुत ही कम होती है इन तीनों के मुकाबले, मतलब सबसे कम। इसके लिए इसका सबसे लोएस्ट रैंक है कोल के मामले में। अब है हमारा बिटूमियस। बिटूमियस में 85% से 90% तक कार्बन पाया जाता है, और इससे काफी सारे कोल के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, मतलब कोल को हीट करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इसी का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, और ये इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होते हैं, स्टील इंडस्ट्रीज में या फिर ऐसे इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे आखिरी में है हमारा एंथ्रासाइट, इसमें 95 to 98% कार्बन पाया जाता है। ये इतना नहीं होता है, ये 90 to 95 होता है, रियली सॉरी। 90 to 95% एंथ्रासाइट में पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट करने वाला कोल है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियल हीटिंग में, मतलब इसको पर्सनल जनरेटर्स भी होते हैं जो कि कोई आदमी खरीद के अपने घर को भी चलाने के इस्तेमाल कर सकता है, उसमें कोल इस्तेमाल होता है, और उसमें यही कोल इस्तेमाल होता है। या फिर कोई रेसिडेंशियल एरिया जो होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे टाइप्स हैं। अब मैं आपको एक प्रोसेस के बारे में एक नाम दूंगा, जो कि है ये लिखा हूं मैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये जो प्रोसेस है ये क्या होता है इसमें कि कोल को हीट करके अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, और वो मेनली 4 चीजें होती हैं। सबसे पहला हमारा होता है चोक, उसके बाद हमारा होता है कोल टार, इन सब के बारे में बताऊंगा आपको। उसके बाद होता है हमारा कोल गैस, और सबसे आखिरी में होता है लिक्विड अमोनिया। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में कोल को जला के ये 4 चीजें बनाई जाती हैं, और सबसे पहला हमारा कोल आता है। कोल इसमें सबसे ज्यादा कंटेंट ऑफ कार्बन होता है, जो कि एंथ्रासाइट से भी ज्यादा होता है, और वो होता है 95% to 98% पाया जाता है चोक में। और इसका और इसी को और ये बहुत ही ग्रे ब्लैकिश कलर का होता है, थोड़ा थोड़ा ग्रे भी होता है और थोड़ा थोड़ा ब्लैक भी होता है। इसका इस्तेमाल हीट जनरेटर में हीट प्रोड्यूस करने के लिए होता है, या फिर स्टील इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है इसका, या फिर हम अपने पर्सनल यूज में भी, जैसे कि आयरन करने वाले पुराने जमाने में लोग होते थे, कोल को जला के एक आयरन नीचे का हिस्सा हीट करके पूरा उससे आयरन करते थे, तो वो और कुछ नहीं चोक होता था। इसका ऐसे इस्तेमाल भी होता है। अब हमारा है कोल टार। कोल टार और कुछ भी नहीं है, ये एक ब्लैक लिक्विफाइड कोल है, मतलब ये लिक्विड होता है, ये लिक्विड फ्यूल है, लिक्विड कोल है ये, और ये बहुत ही ब्लैकिश होता है। और आप जानते ही हैं इसका यूज कहाँ होता होगा। इसका यूज होता है रोड्स बनाने के लिए। आप देखते होंगे जब नया नया रोड बनता होगा तो जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उसको कोल टार के साथ मिलाया जाता है, और फिर रोड रोलर के साथ जमीन पे बिछाया जाता है।
तो ऐसे कोल टार का इस्तेमाल होता है। और कोल टार बनता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और कुछ नहीं है, यहाँ पे तो ये सब हार्ड प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं ना, लेकिन अगर वही हम अगर वही हम इसको लिक्विड में कन्वर्ट करें हीट करके, जहाँ पे तो सॉलिड में हो रहा है, लेकिन अगर वही हीट करके लिक्विड में कन्वर्ट करें तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कोल टार होता है और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में ये तीन होती हैं। कोल गैस और कुछ भी नहीं है, ये एक गैसियस मिक्सचर है जो कि तब प्रोड्यूस होता है जब हम कोल को हीट कर रहे होते हैं, फिर बर्न कर रहे होते हैं। और इसका इस्तेमाल सोर्स ऑफ हीट में इस्तेमाल होता है। इसको कोल को जला के, मतलब इसको हीट इस्तेमाल, सोर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कोल टार जो है ये सिंथेटिक ड्रग या फिर परफ्यूम, इन सब चीज़ों के बनाने के काम में आता है हमारा कोल टार। अब हम सबसे आखिरी में लिक्विड एमोनिया। लिक्विड एमोनिया कुछ नहीं है, ये एक बाई प्रोडक्ट है, मतलब कोल का नेगेटिव प्रोडक्ट है ये, जो कि लिक्विड, जो कि सॉलिड ही होता है, सॉलिड में होता है। यहाँ पे लिक्विड लिखा है लेकिन ये सॉलिड होता है, और इसका इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर बनाने में। फर्टिलाइजर बनाने में हमारा ये लिक्विड एमोनिया इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हमने कोल की हर एक बातों को डिस्कस कर लिया है। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि आपको मेरी आने वाली अगली वीडियोस का पता चल सके। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको सही में बहुत अच्छा लगा है, मतलब मैं नहीं कहूँ आपने पहले ही लाइक कर दिया है, तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ बहुत अच्छा वीडियो बनाया है तुमने। थैंक यू।